यूट्यूब ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की, और इतिहास के अंदर हमारा टॉपिक होगा मध्यकालीन भारत में अकबर की धार्मिक एवं राजपूत नीति। मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण जो काल था वो अकबर का ही काल था, क्योंकि इसी काल में मुगल साम्राज्य स्थायित्व और विस्तार दोनों पाया। और इसी काल में ये तय हो गया था कि हाँ, अगले कुछ वर्षों तक मुगल हम भारत में एक अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। ठीक है, तो अकबर के समय ही जो धार्मिक और राजपूत नीति थी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन्हीं दोनों नीतियों के माध्यम से अगले कुछ वर्षों तक 100, 150, 200 सालों तक जो मुगल साम्राज्य अच्छे से पनपा, उनकी नींव इसी समय पड़ी। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंस में हमेशा इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये टॉपिक हम देखेंगे। उससे पहले बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और जेपीएससी मेंस की क्योंकि डेट निश्चित हो गया है, तो इसलिए आपके पास समय इतना नहीं है कि आप इधर उधर सर्च करके अपना टाइम वेस्ट करें। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे अगले कुछ दिनों में एग्ज़ाम से पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति ने धार्मिक नीति किस बेस पे खड़ी हुई धार्मिक नीति, और उसको कैसे उसने इम्प्लीफाई किया। ठीक है, कैसे उसने अप्लाइड किया कि हाँ, कैसे उसने अपने पूरे साम्राज्य में उसका विस्तार किया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप अब्दुल लतीफ़ का क्या रोल है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट के माध्यम से हम आपको पूरे क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो आपको याद ये रखना है कि पॉइंट क्रम वाइज याद रखिए, और धार्मिक नीति पे कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपका पक्का सही होगा, आप अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए पहला आपका है अब्दुल लतीफ़, सूफीवाद। अब्दुल लतीफ़ ईरान का था, और ईरान का ये प्रसिद्ध विद्वान था। तो इसलिए सूफीवाद का जो प्रभाव था अकबर पे, इसी के द्वारा था। शुरुआत में जो सूफीवाद का प्रभाव था अकबर पर, इसी के द्वारा था। अब सूफीवाद का प्रभाव होने की वजह से क्या हुआ कि जो सभी धर्मों का मेल मिलाप की जो भावना थी उसके अंदर, इसी के कारण पनपनी शुरू हुई बचपन में ही। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका व्यक्तिगत रूप से उदार सुन्नी पिता और शिया माता। ठीक है, सुन्नी पिता और शिया माता। देखिए हुमायूं सुन्नी था और उसकी माता हमीदा बानो बेगम जो कि शिया थी। तो देखिए दोनों का प्रभाव उसके ऊपर था। तो शिया सुन्नी में जो तकरार होती है उसको वो गलत समझता था, इसलिए मेल मिलाप की भावना उसके अंदर थी। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा आपका है बचपन उसका राजपूतों के बीच व्यतीत हुआ। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1542 में उसका जो जन्म हुआ था अमरकोट के राजा राणा वीर साल के यहाँ हुआ था, क्योंकि उस समय मुगल काल सबसे अपने पतन के दौर पे था। ऐसी स्थिति थी कि हाँ, मुगल साम्राज्य समाप्त भी हो सकता था और हुमायूं को छोड़ना पड़ा था, भारत से भागना पड़ा था, ईरान भी जाके शरण लेनी पड़ी थी। तो उस समय इसका जन्म हुआ था राणा वीर साल के महल में। तो इसका बचपन राजपूतों के बीच व्यतीत हुआ था। तो कई जो दो धर्मों की संस्कृति विकास हुआ वो बचपन से ही अकबर के अंदर हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति के जो प्रणेता माने जाते हैं अबुल फजल माने जाते हैं, क्योंकि अबुल फजल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव था अकबर पे, और अबुल फजल ने ही सुलह की नीति की सलाह दी थी। इसके अनुसार ये है सुलह ए कुल, इसका मतलब होता है कि प्रजा के साथ शांति एवं सद्भाव की नीति बनाना, चाहे प्रजा कैसी भी हो। ठीक है, तो ये भी उसका एक धार्मिक नीति में ये एक पॉइंट है। ठीक है, अगले की बात करेंगे हम। अगला है 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। देखिए इन जो 3-4 ये डेट वाइज दिए हुए हैं, आप डेट वाइज याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। 63, 64, 75, 79 और 80, 81 इनको ऐसे ही याद कीजिए कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने के लिए हिंदुओं के लिए उसने सद्भाव दिखाया। जजिया कर समाप्त किया जो स्पेशल हिंदू के लिए, ये भी उसने किया। ठीक है, उसके बाद 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया चर्चा और परिचर्चा के लिए। फतेहपुर सीकरी उसकी राजधानी जो उसने बनाई थी, नहीं उसमें इबादत खाने का निर्माण किया। लेकिन यहाँ पे चर्चा परिचर्चा के बजाय सभी धर्मों के धर्माचार्य, लेकिन वहाँ पे विवाद बहुत होने लगा, अपने धर्म को सब श्रेष्ठ समझने लगे।
तो बाद में इसको उसने बंद भी कर दिया, लेकिन 1575 में इसका निर्माण किया था। ठीक है। उसके बाद 1579 में मजहर या घोषणा पत्र जारी किए। ये क्या था? मजहर जारी करने का उसका एकमात्र उद्देश्य था उलेमा के ऊपर बादशाह को स्थापित करना था। उलेमा वर्ग जो बहुत ही शक्तिशाली वर्ग था, तो उसके ऊपर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने मजहर या घोषणा पत्र जारी किया। उसके बाद 1580-81 में उसने दीन इलाही प्रस्तुत किया। देखिए, ये धर्म मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसे धर्म मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसे एक साम्राज्य को स्थापित करने का तरीका मानते हैं, लेकिन दीन इलाही उसने एक प्रस्तुत किया। ठीक है। उसके अनुसार ये उसने कहा कि दीन इलाही धर्म जो है आपका बहुत ही तो दीन इलाही को आप धार्मिक विचार ज़्यादा समझ सकते हैं। ठीक है। धर्म के बजाय इसको धार्मिक विचार समझना ज़्यादा सही रहेगा। और ये एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट था, ऐसा मान लीजिए आचार संहिता थी, जिसमें उसने विभिन्न धर्मों के लोकप्रिय उपदेशों को संकलन किया। ठीक है। और विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सद्भाव एवं सहिष्णुता को बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है। दीन इलाही अगर वो धर्म होता तो दूसरी चीज़ उसने प्रचार करने की कोशिश नहीं की ज़्यादा। दीन इलाही का प्रचार उसने अधिक नहीं किया और एक साधारण तरीके से स्थापित कर दिया और चलता रहा, इसलिए उसके अनुयायियों की संख्या केवल 18 से आसपास ही थी। ठीक है। तो ज़्यादा उसके अनुयायी नहीं बने, कारण यही था कि उसने दीन इलाही का ज़्यादा प्रचार नहीं किया। ठीक। तो ये हुआ आपका पूरा धार्मिक नीति, इस पे आपका टॉपिक है। इस पे आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन सारे पॉइंट्स को आप जैसे जैसे दिए हैं क्रम वाइज काल क्रम के अनुसार इनको नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगला टॉपिक, राजपूत नीति। अब राजपूत नीति का विकास कैसे हुआ? ठीक है। इस पे पहला फोकस है कि राजपूत नीति का विकास कैसे हुआ। देखिए, राजपूत नीति की शुरुआत तो मानी जाती है कि हुमायूं के काल में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि अकबर का जन्म भी राजपूतों के यहाँ ही हुआ था। ठीक है। तो राणा अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था, तो इसलिए माना जाता है कि उसी समय स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अच्छे से उसका विकास अकबर के काल में ही शुरू हुआ। ठीक है। दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध राजपूतों की नीति में परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि 1556 में जानते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू अफगान मारा गया। अकबर भले जीत गया, लेकिन अकबर को ये पता लग गया था कि अगर कोई है जो सत्ता को चुनौती दे सकता है हमारी, तो वो है राजपूत। अगर इनको अपने साथ मिला लिया तो मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण और पूर्व की तरफ बढ़ाना आसान हो जाएगा और अफगानों की चुनौती को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए उस पानीपत का द्वितीय युद्ध भी राजपूत नीति में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसके बाद बहुसंख्यक प्रजा। अब प्रजा बहुसंख्यक थी, उसमें शक्तिशाली सबसे राजपूत थे, तो इसलिए उनके खिलाफ उन्होंने संबंध अच्छे रखने की कोशिश की। और ये तार्किक भी लगता है, क्योंकि उस समय जो सबसे शक्तिशाली वर्ग होगा उसके साथ अगर संबंध सही थे तो साम्राज्य का विस्तार भी होगा। अब 1563 में अजमेर यात्रा, यहाँ पे अमृत गलत छप गया है, अजमेर यात्रा के दौरान ही राजा भारमल ने उसके संबंध के अस्थायी मित्रता का प्रस्ताव रखा, जो उसने स्वीकार किया। उसके बाद राजपूतों से उसकी संबंध अच्छे होने शुरू हो गए। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, उसी समय वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए। राजपूतों के लिए उसने दो नीति अपनाई थी, एक शांतिपूर्ण ढंग से अधीनता और दूसरा सैनिक विजय। शांतिपूर्ण ढंग से अधीनता, जैसे बहुत से तुम्हारे राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, ये लोग बहुत श्रेष्ठ, जो जिनका आगे यहाँ पे देखिए दिया है, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, ये दोनों श्रेष्ठ सेनापति थे अपने उस जगह, और बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी अकबर के लिए। तो अकबर ने पहली तो नीति अपनाई कि शांतिपूर्ण ढंग से अधीनता स्वीकार जो कर लेते थे वो अकबर अपने साथ रख लेता था, और उनको एक निश्चित सीमा तक छूट देता था कि हाँ, आपकी स्वतंत्रता यहाँ तक है कि आप अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा सैनिक विजय, मेवाड़ के साथ संघर्ष लगातार उसका चला, जो नहीं उसके साथ मिलता था उसको सैनिक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, तो इसलिए सैनिक विजय भी महत्वपूर्ण थी उस समय। उसकी राजपूत नीति में सैनिक विजय का भी होता है। राणा प्रताप के साथ पूरे जीवन उसने पूरे युद्ध काल तक युद्ध किया। राणा प्रताप ने भी कभी हार नहीं मानी, कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो दोनों तरीके से उसने राजपूतों के साथ नीति अपनाई। ठीक है। वैवाहिक संबंध, जैसा पहले कह चुके हैं कि अजमेर यात्रा के दौरान ही पहला वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था
ठीक है, भारमल की पुत्री से। मनसबदारी, देखिए एक नई प्रथा शुरू की थी मनसबदारी, जाते एवं सवार का पद स्थापित किया था। उसके अनुसार एक पोस्ट समझ लीजिए, वो पोस्ट थी कि हाँ ये आपकी पोस्ट होगी कि आपका 4,000 वेतन है, 10,000 वेतन है, 12,000 वेतन है, ऐसे करके जैसे अभी पोस्ट डिसाइड होती है वैसे तब उसने पोस्ट डिसाइड की थी और यही मनसबदारी थी। और उसमें उन्होंने राजपूतों को उसने बहुत अच्छे अच्छे पद दिए थे, तो मनसबदारी का प्रयोग भी राजपूत नीति के लिए उसने अच्छा किए थे। ठीक है, अगला है राजा मानसिंह, राजा भगवान दास। इन दोनों का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण राजपूत थे जिन्होंने अकबर के साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो ये इन राजपूत नीति के अंतर्गत इन दोनों का नाम आपका मेंशन करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगला है मुगल साम्राज्य का मजबूत आधार। अब राजपूत नीति के कारण ही मुगल साम्राज्य का आधार मजबूत हो सका, जिसको आगे चल के जितने भी शासक आए, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां और यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी राजपूत नीति का ऐसे ही पालन किया और एक मुगल साम्राज्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मजबूत आधार प्रदान किया। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर की राजपूत और धार्मिक नीति। और इसके साथ साथ आप किसी अन्य विषय पर, किसी इतिहास के अन्य विषय पर चाहते हैं वीडियो, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।